Important points in Gauss law. First point क्या है? The great significance of Gauss law is it is true in general, not only for the simple cases we have considered above. Let us note some of the important points regarding this law. हाँ देखिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गॉस लॉ क्लोज सरफेस होना चाहिए. इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली क्लोज सरफेस. चाहे यूनिफॉर्म हो, चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, रियल हो या इमेजनरी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्लोज होना चाहिए. ये पॉइंट लिखिए. गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज इट. It may be uniform, it may be non-uniform, it may be real or imaginary, but it may be closed. It must be closed. हो गया. ओपन सरफेस के लिए गॉस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल. गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ओनली क्लोज सरफेस वॉट एवर शेप इट हैज़. The term Q on the right hand side of the Gauss law includes the sum of all the charges enclosed by the surface. The charges may be located anywhere inside this surface. ठीक है. जो Q enclosed लिखते हैं वो क्लोज सरफेस के भीतर बंद होने वाले चार्जेस हैं. वो चार्जेस सरफेस के अंदर कहीं भी हो सकते हैं, बट एनक्लोज्ड होने चाहिए. ये जो गॉस लॉ का एक्सप्रेशन है, इसमें जो ई वेक्टर लिखा हुआ है, ये ई वेक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये केवल अंदर वाले चार्जेस की वजह से नहीं है, ये अंदर और बाहर दोनों चार्जेस की वजह से है, मिला के है. तो हर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डीएस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके तब इंटीग्रेट करना होता है. ये कहता है गॉस लॉ. ठीक है, आ रही बात समझ में? क्यू एनक्लोज्ड केवल अंदर के चार्जेस की वजह से, लेकिन जो ई लिखा हुआ है दैट इज नेट फील्ड, दैट इज ड्यू टू इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड चार्जेस. अच्छा, यहाँ देखिए बॉर्डर पे जो चार्ज दिखाया है, यहाँ तो दिखाया है, ठीक है, और कुछ लोग अपने सवाल में इसको दिखलाते भी हैं, कुछ लोग डालते भी हैं, लेकिन ये एज़ पर रूल नहीं है, क्योंकि गॉसियन थ्योरम का रूल कुछ और कहता है. रूल ये कहता है, पहले तो गॉसियन सरफेस किसको बोलते हैं? जिस सरफेस के लिए हम गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं. या जिस क्लोज्ड सरफेस के लिए हम गॉसियन लॉ अप्लाई कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? The closed surface that we choose for the application of Gauss law is called the Gaussian surface. You may choose any Gaussian surface and apply Gauss law. However, take care not to let the Gaussian surface pass through any discrete charge. ठीक, Gaussian surface कभी भी किसी discrete charge से पास नहीं कर सकता. Discrete का मतलब पॉइंट चार्ज हुआ, उससे पास नहीं कर सकता. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पास कर सकता है, जैसे यहाँ बना हुआ है. डिस्क्रीट चार्ज से पास नहीं कर सकते. तो जितना अंडरलाइन किया उतना लिखिए. गॉस लॉ इज ऑफन यूजफुल टुवर्ड्स मच. अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे आता है. गॉस लॉ को किस लिए यूज़ करते हैं? तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फील्ड निकालने के लिए, और अगर वो सिमेट्रिकल रहेगा तो आसानी से निकल जाएगा. सिमेट्रिकल माने जैसे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हो गया, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड हो गया, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट हो गया. इनके वजह से फील्ड निकालने में गॉस लॉ का उपयोग होता है, जिसमें इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ता. ठीक है, तो ये 5 नंबर पॉइंट है. तो चूंकि गॉस लॉ हमने इनवर्स स्क्वायर लॉ से ही डिराइव किया है. गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर लॉ डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस कंटेंट इन द कूलम्स लॉ. इसलिए अगर गॉस लॉ से हम कोई वेरिएशन करते हैं तो हमारा वेरिएशन किससे हो जाएगा? कूलम्स लॉ से हो जाएगा. गॉस लॉ का उपयोग कहाँ होता है?
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा गॉस लॉ पे क्वेश्चंस करेंगे। ये एक क्लोज्ड सिलेंडर है और ये सिलेंडर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखा हुआ है, तो इसको प्रॉब्लम की तरह लीजिएगा। ठीक है, और फील्ड किधर है? राइट वर्ड डायरेक्शन में। दिख रहा है ना, हर जगह फील्ड का डायरेक्शन राइट वर्ड है और फील्ड यूनिफॉर्म है। कैसा है फील्ड? यूनिफॉर्म, लिखा हुआ यूनिफॉर्म नीचे उससे। ठीक है, तो इसके वजह से जिससे बोलूँगा उससे फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो पहले बताइए कर्व्ड सरफेस एरिया से फ्लक्स बनेगा कि नहीं बनेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया जो रोल्ड है साइड में, उससे कैसे बनेगा फ्लक्स? इसका मतलब फ्लक्स नहीं याद है, बोले थे पढ़ के आने के लिए। कर्व्ड सरफेस एरिया पे कहीं भी पैच लोगे तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर बनेगा? वो ई के साथ 90 डिग्री बनाएगा। कहीं भी ले लोगे तो एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, फील्ड वेक्टर ऐसे हो जाएगा, तो जीरो आ जाएगा ना, फ्लक्स जीरो आ जाएगा, एंगल 90 डिग्री आएगा। अरे आ रहा है समझ में? क्या लिखा हुआ है? फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस 3 0 बिकॉज एट ऑल पॉइंट्स एरिया वेक्टर dA3 इज परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर। तो d फाई कितना होता है? d फाई का फॉर्मूला क्या होगा? हाउ कैन वी राइट इट? 0 E डॉट dA3। हाँ, अब ई dA3 जीरो हो जाएगा तो d फाई 3 कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब फाई 3 पूरा का पूरा कितना हो जाएगा बताइए? पूरे कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स बनेगा वो कितना होगा? जीरो होगा। फाई 3 जीरो होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया से फ्लक्स जीरो हो गया। अब बताइए ये वाले क्रॉस सेक्शन से कितना फ्लक्स बनेगा? ED cos 0 cos 0 1 होता है। तो कितना बना फ्लक्स? कितना बना? EA बना। और इससे कितना बना? EA नेगेटिव EA माइनस EA। अब तीनों का फ्लक्स जोड़ेंगे तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। आना ही है क्योंकि इसके अंदर चार्ज बंद नहीं है, तो नेट फ्लक्स इनक्लोज कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो इससे ये भी प्रूव होता है कि अगर मुझे चार्ज इनक्लोज निकालने देता तो एज पर गॉस लॉ मैं क्या लिखता? एज पर गॉस लॉ मैं क्या लिखता? नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस जो होगा हमारा वह किसके बराबर होगा बताइए? वह होगा Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। जबकि हमारा नेट फ्लक्स कितना आ चुका है बताइए? जीरो आ चुका है। तो इससे क्या प्रमाणित होता है बताइए? कि सिलेंडर के अंदर कोई भी Q इनक्लोज नहीं है। इस सिलेंडर के अंदर चार्ज इनक्लोज की वैल्यू क्या है बताइए? जीरो है। ये कंक्लूजन भी यहाँ से निकल पड़ता है। बोलिए समझ में आ गया? इस एग्जाम्पल को नोट किया जाए। अब देखो इसी क्वेश्चन को रिपीट करना है उस कंडीशन के लिए जिस कंडीशन में फील्ड जो है वो पॉजिटिव एक्स के लिए फील्ड है EI और नेगेटिव एक्स के लिए फील्ड है माइनस EI माइनस E नॉट I, और आपका सेंटर ऑफ सिलेंडर ओरिजिन पे है और एक्सिस एक्स है, सिलेंडर ऐसे रखा हुआ। तब पिछली बार और इस बार में अंतर क्या होगा बताइए? जो दोनों क्रॉस सेक्शन का फ्लक्स आपका पॉजिटिव नेगेटिव होके कट गया था वो इस बार कटेगा नहीं ना, वो ऐड ना हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो जल्दी से आपको दिखा देता हूँ, इसको आप कर लीजिए। कर्व्ड सरफेस से भी जीरो होगा। अब दोनों सरफेस से फ्लक्स EA हो जाएगा, तो नेट फ्लक्स 2EA आ जाएगा। A का मतलब पाई R स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इससे आप Q इनक्लोज निकाल सकते हैं। जो भी आपका फ्लक्स आया है उसमें एप्सिलॉन नॉट को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। निपटाइए जल्दी। इस प्रश्न को पढ़िए। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स आर EX इक्वल टू अल्फा x की पावर हाफ। मतलब फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है केवल x की दिशा में, हाँ या ना? और फील्ड की वैल्यू है 800 इंटू रूट एक्स, यानी फील्ड यूनिफॉर्म भी नहीं है। एक्स में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फील्ड भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। उसकी वैल्यू एक्स पे डिपेंड कर रही है। एक क्यूब रखा हुआ है और इस क्यूब से आपको नेट फ्लक्स निकालना है, और नेट फ्लक्स पता चल जाए तो नेट चार्ज निकालना है। ठीक, नेट फ्लक्स से फिर क्या निकालना है? नेट चार्ज निकालना है। समझ गए? क्यूब का साइड दिया हुआ है। तो देखिए आपके सामने क्यूब है
और आपको पता है कि फील्ड एक्स की डायरेक्शन में है। बताइए वो सरफेस का नाम जिससे क्यूब में फ्लक्स बनेगा क्या? ई एच जी ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये बताइए सबसे पहले, क्या ई एफ जी एच से फ्लक्स बनेगा क्या? नहीं। क्या एच जी सी डी से बनेगा क्या? नहीं। क्या ए बी सी डी से बनेगा क्या? ABCD से नहीं। नहीं। क्या ई एफ ए बी से बनेगा क्या? नहीं। इन सबके फील्ड लाइन पैरेलल जाएगा। फील्ड लाइन सबके क्या जाएगा? पैरेलल जाएगा। देखिए इसके भी पैरेलल जाएगा, हैं? इसके भी पैरेलल जाएगा, करेक्ट है ना? इसके भी पैरेलल जाएगा। तो फील्ड लाइन इन सबके पैरेलल जा रहा है तो इनसे फ्लक्स नहीं बनेगा। फ्लक्स दो ही सरफेस से बनेगा। कौन कौन? एक ये वाला और एक नाम बताओ। FGCB और एक EADH। बिल्कुल। अब आइए दोनों से फ्लक्स निकालते हैं। सबसे पहले आते हैं ADHE से। इस सरफेस के लोकेशन पे फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? पहले EA ई रूट ए। क्यों? क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट का लेंथ दूरी कितनी है इसकी? ये कहाँ सिचुएटेड है? जहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है? ए है। ये सरफेस जहाँ सिचुएटेड है वहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है? A। तो इसका फ्लक्स समझ में आया? अच्छा। उस जगह का फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस कितना? 180। क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जर्वर बन के हम खड़ा होते हैं तो हमारी तरफ एरिया वेक्टर होगा इधर। यस। अब फील्ड अंदर की तरफ है तो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। आई बात समझ में? पहले एग्जाम्पल का नाम लिखिए और इतना बनाइए। -1 नेगेटिव में आएगा आंसर। आई बात समझ में? देखो एक्स की तरफ तुम्हारा फील्ड वेक्टर जो है पॉजिटिव एक्स की तरफ, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और नेगेटिव एक्स की तरफ किधर है? बिल्कुल सही बात। ठीक। तो अंडर दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन? लुक हियर, ये तुम्हारा ई वेक्टर है और ये तुम्हारा एस वेक्टर है। समझ रहे हो? इधर ये तुम्हारा ई वेक्टर है और ये तुम्हारा एस वेक्टर है। अब इस ई वेक्टर को क्या लिखोगे? इसको तुम लिखोगे ई आई कैप। क्या लिखोगे? ई आई कैप। ई आई कैप। और ये जो एरिया वेक्टर तुमने लिखा है इसको तुम लिखोगे एस आई कैप। ये लिखा हुआ पहले से, तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। 2000 दोनों साइड से आया। तो क्या आ जाएगा? ई आई आ जाएगा। ई डेल्टा एस आ जाएगा। इस सरफेस से जो फ्लक्स आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स थ्रू द सरफेस वन? इट विल बी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई डॉट आई वन। अरे कुछ बोलोगे? ई डेल्टा एस। सही है। सेकंड सरफेस पे चले जाओ। दोनों के दोनों वेक्टर जो हैं वो सेम उसमें है। दोनों के दोनों वेक्टर जो हैं वो सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे तुम्हारा जो ई का वैल्यू है उसको तुम लिख सकते हो माइनस ई आई। बोलो हाँ। 5 सेंटीमीटर है उसका रेडियस है, पाई स्क्वायर। ठीक। वो बाद में पुट करेंगे, पहले ये देख लो। और ये कितना आ जाएगा? इसको इस बार लिखोगे डेल्टा एस आई कैप नेगेटिव। डॉट लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई डॉट आई वन हो जाएगा, ई डेल्टा एस यहाँ भी बचेगा। तो सरफेस 2 से जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? ई डेल्टा एस। वो भी होगा ई डेल्टा एस। देन व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस? नेट आउटवर्ड फ्लक्स, यानी नेट पॉजिटिव फ्लक्स। आउटवर्ड कहता माने पॉजिटिव। 2 ई डेल्टा एस। 2 ई डेल्टा एस आ गया। सही है। ई कितना दिया हुआ है? 200 दोनों साइड। और डेल्टा एस कितना दिया हुआ है? 10। एरिया है कि एरिया है कि क्या है? रेडियस है? नहीं, वो एरिया है। एरिया है। ओरिजिन इस साइड से 10 है, इस साइड से 10 है। अरे तो डिस्टेंस है ना। रेडियस तो 5 सेंटी। कुछ भी बोलते हो जी, सोच समझ के बोला करो ना जरा, क्या बोल रहे हो? तो एरिया कितना लिखोगे? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर लिखोगे ना। हो गया। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। डेल्टा एस का वैल्यू। बहुत विचित्र किस्म के इंसान हो भाई। तुमको एरिया नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तुम किसका एरिया निकाल रहे हो?
एंड व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस? 50 पाए। 0। हाँ वही तो 50 पाए आएगा। तो पाई मल्टीप्लाइड बाई 50 पाई आ गया इनका। सुनिए भाई साहब, डेल्टा एक्स। क्यों? इसको कन्वर्ट किया तुमने? हाँ 0.25 आ गया। 5 इंटू 10 टू पावर -2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। सही है? हाँ तो ये कितना आ जाएगा? ये 25 पाई एक साइड का एरिया आएगा इंटू 10 टू पावर -4। तो यहाँ रखेंगे तो 50 पाई हो जाएगा। और फील्ड का वैल्यू कितना हो रहा है? 200। 200 है ना? 200 है। 200 है तो कितना आ गया फाइनल आंसर बताइए? 25। अरे 50 पाई 50 ये एरिया के लिए आ गया इंटू 10 टू पावर -4 और ई के लिए आ गया 200। तो कितना आ गया टोटल? 200 इंटू 50 हो गया तुम्हारा 10,000 है ना? 10,000 10,000 कट गया, खाली पाई आएगा। पाई आएगा ना जी? पाई आएगा। पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। करेक्ट है? 3.14 आ रहा है। देखिए आपका आंसर मिल रहा है पाई के बराबर। तब क्यू इनक्लोज निकाल लीजिए। क्यू इनक्लोज कितना आ जाएगा बताइए? सेम ही कैसे आएगा? एप्सिलॉन नॉट ही मल्टीप्लाई होगा। के क्यू नेट ना। अरे क्यू इनक्लोज कितना आता है? अच्छा वो एप्सिलॉन नॉट उधर जाएगा तो पाई एप्सिलॉन नॉट उधर चला जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई तुम्हारा पाई आ जाएगा। ठीक है? एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई। अभी सेम क्वेश्चन तो यही कराया था थोड़ी देर पहले। ठीक, इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे E1 का फ्लक्स निकाला वैसे E2 का निकाला। हाँ जी। उसमें खाली एंगल 0 हो गया क्योंकि एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में। फिर नेट फ्लक्स निकाला दोनों को जोड़ के। एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, न्यूट्रलाइज हो गया। जो बच गया उसको क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन के बराबर रख देंगे यूजिंग गॉस लॉ। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक से संबंधित कुछ चीज़ें बताऊंगा जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करने में स्पेशली मदद करेगा। पहला बात तो ये समझ लीजिए कि किसी भी चार्ज से जो टोटल फ्लक्स ओरिजिनेट होता है वो होता है क्यू बाई एप्सिलॉन। अगर ये क्लोज सरफेस में बंद है तो यही फ्लक्स क्या होता है, उस क्लोज सरफेस से पास करता है तो हम कहते हैं क्लोज सरफेस से फ्लक्स बन रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन। तो एक चार्ज जो होता है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स का सोर्स है। अ चार्ज इज ए सोर्स ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट अमाउंट ऑफ फ्लक्स। पहला पॉइंट ये नोट कीजिए, जल्दी से लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग फ्लक्स। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू अ सरफेस पासिंग परपेंडिकुलरली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। ये तो फ्लक्स के डेफिनेशन में भी आपने पढ़ा है। और यहां पॉइंट मैंने क्या बोला? अ पॉइंट चार्ज Q is a source of Q by epsilon naught flux। बोले समझ में आ रहा है? हो गया। अब देखिए, अगर ये Q चार्ज किसी क्लोज सरफेस से इनक्लोज हो जाए, ये क्लोज्ड सरफेस है नीला वाला, तो उस क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स जाएगा, फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, वो कितना जाएगा बताइए? वो फ्लक्स होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। लेकिन अगर ये Q चार्ज किसी फ्लैट सरफेस पे रखा हुआ, सोचिए इसके चारों तरफ से रेडियली आउटवर्ड कांटे की तरह से फील्ड लाइंस निकल रही हैं यूं, और उसको टेबल पे रख दे तो जो तीर निकल रहे हैं आधे इस टेबल से होके जाएंगे, जो नीचे वाले हैं आधे नहीं होके जाएंगे। तो उस हालत में टेबल के थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा बताइए? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन। फ्लैट सरफेस पे अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस फ्लैट सरफेस से अप्रोक्सीमेटली कितना फ्लक्स जाएगा? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन। क्योंकि आधी फील्ड लाइन टेबल से होके जाएंगी ऐसे ऐसे, देखिए नीचे वाली, ऊपर वाली नहीं होके जाएगी, ऊपर वाली तो निकल जाएगी ना। आ रही है बात समझ में? ये फील्ड लाइन क्यों पास करेगा टेबल से? ये तो ऐसे चला जाएगा। लेकिन ये वाला तो टेबल से होके जाएगा ना अंदर में। अरे नहीं समझ रहे हो क्या? नहीं सर, एक इधर जा रहा है, ठीक है,
उसी तरह ये वाला तो नहीं जाएगा होके टेबल से, लेकिन ये जो जाएगा तो टेबल से होके जाएगा ना। तो Q/2ε0 के इसको डायरेक्ट पॉइंट के रूप में लिख लीजिए, ठीक है। अगर कोई चार्ज किसी फ्लैट एरिया के पेरीफेरी यानी किनारे पे रखा हुआ हो तो उससे नेट फ्लक्स 0 हो। अगर लाइन जाएंगे भी तो उसके पैरेलल जाएंगे, ठीक है। 3 पॉइंट को जल्दी से एक्यूमुलेट कीजिए। अगर कोई पॉइंट चार्ज किसी ऐसे सरफेस के सेंटर पे हो जो सिमेट्रिकल क्लोज्ड बॉडी हो, जैसे कि क्यूब होता है, जैसे कि टेट्राहेड्रन भी हो सकता है, जैसे क्यूब ही ले लीजिए, तो पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स होके जाएगा Q/ε, तो उसके हर फेस से कितना फ्लक्स जाएगा 6 से डिवाइड कर दो। अरे बात समझ में आ रही है, क्योंकि सबको शेयर बराबर मिलेगा ना। ये टेट्राहेड्रन है, देखो पिरामिड, इसका भी नेट फ्लक्स Q/ε, और इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं? 3 है कि 4 है? 4 है, 4 है, एक बेस भी है। तो इससे टोटल फ्लक्स कितना जाएगा? Q/4ε। Q/4ε। आ रही बात समझ में? चलिए ये पॉइंट तक नोट कर लीजिए फटाफट।